और थे, लेकिन बाद में इंक्रीज़ हो गए। लेकिन ऐलान ये किया गया था कि जो नए लोग हैं इनके ऊपर उसका इतलाक होगा, जो पुराने लोग हैं उनके ऊपर नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि आपके जो पॉइंट्स हैं अर्निंग के या एज के या जो भी हैं, वो जब आपकी एक्सटेंशन हुई थी उस वक्त जो पॉइंट्स थे वही आप कंसिडर किए जाएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन था मेरी बेगम की नेशनलाइजेशन और पासपोर्ट के सिलसिले में। अच्छा, मैं यहाँ पे HSMP अंडर ओल्ड रूल आया था 2006 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने बेगम को अप्लाई करवाया, और जब वो यहाँ पे आई लास्ट ईयर अक्टूबर 2010 के अंदर, तो मैंने उनके साथ ही ILR अपना अप्लाई किया, जो उन्होंने मुझे तो दे दिया लेकिन बेगम का रिफ्यूज़ किया। फिर मैंने उनको JR फाइल किया, उन्होंने मुझे बेगम को भी दे दिया। ठीक। अब जो है इस चीज़ को 1 साल हो चला है, तो अब मैं जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा था, तो क्या मैं अपनी बेगम को भी साथ अप्लाई कर सकता हूँ पासपोर्ट के लिए अंडर HSMP रूल, और कोई इस तरह की प्रोविजन है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें थोड़ा-सा टेक्निकल मसला है। मसला है कि जब आप अप्लाई कर लें, तो उसके बाद जब आपको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाए, तो फिर आपकी जो मिसेज़ हैं, वो 3 साल जब पूरे कर लें, फिर नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगी। आम कानून यही है कि अगर कोई आदमी यूके में आता है, उसको नेशनलिटी मिल जाती है, तो उसके 5 साल के बाद, डेट ऑफ एंट्री से उसके 5 साल के बाद वो इंडेफिनिट स्टे के लिए, जब उसको इंडेफिनिट स्टे मिल जाए, 5 साल के बाद वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई ब्रिटिश नेशनल से शादीशुदा हो, तो फिर वो 3 साल के बाद अप्लाई कर सकता है। तो इसका मतलब मौजूदा वक्त आपकी जो अपनी नेशनलिटी है, वो जो भी नेशनलिटी है ब्रिटिश नहीं है, इसका मतलब आपकी मिसेज आने के 5 साल के बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ब्रिटिश नेशनल बन जाते हैं, तो फिर उनकी डेट ऑफ एंट्री से 3 साल के बाद वो अप्लाई कर सकेंगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी, मेरा सवाल ये है जी, क्या है? जी कि ये उम्र राज की जो बंदा एप्लीकेशन करता है, तो 2 माह के बाद उसका जवाब आ जाता है कि नहीं देना, तो उसके बाद जो वकील दोबारा रिप्रेजेंटेशन बना के भेजता है, तो उसका जवाब लेट तक आता है, तो उसमें कोई चांस होता है बंदे का काम होने का या नहीं होता? जी, कोई नहीं होता। असल में होता ही है कि जब आप फ़र्ज़ करें ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करें, तो इमिग्रेशन वाले कंसीडर करके डिसीजन करेंगे हाँ में या ना में। अगर उन्हें ना में कर दिया, तो उसका यही हल है कि अगर आपको अपील का राइट नहीं मिला है, तो आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन बाज़ कहते होते हैं जिन वकीलों का तजर्बा नहीं होता है, तो वो ये कहते हैं जी आप रिकंसिडरेशन अप्लाई करें, तो उसमें लोग आमतौर पर मारे जाते हैं। जो मैंने देखा है, जो 99% पीपल जो अरेस्ट होते हैं 100%, उनमें से 99% यही होते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारा केस कोई चल रहा है, लेकिन इमिग्रेशन वालों के पेपर्स में उनका केस रिफ्यूज़ हो चुका होता है। तो रिकंसिडरेशन इमिग्रेशन वाले कोई इस तरह के ह्यूमन राइट्स के केसेस में नहीं करते हैं। उसका यही हाल है कि अगर केस आपका रिफ्यूज़ हो जाता है, तो इमीडिएटली इसको कोर्ट में ले जाएं, तो वहाँ से आपको जस्टिस मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे लाइसेंस पे 3 पॉइंट हैं, अच्छा, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करूँगा, तो इसमें मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? जी, पहली बात ये कि इंडेफिनिट स्टे में जब आप अप्लाई करेंगे, तो उसमें डिक्लेयर आपने कर देना है, तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपकी जो नेशनलिटी की एप्लीकेशन होगी, उसमें ये उस पे ये असरअंदाज होगा, लेकिन इंडेफिनिट स्टे की में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, मुझे लेक्सी में ना 3 साल का दिया वीजा, ठीक है। तो मैं वो 3 साल का उसके बाद एक्सटेंड करेंगे या इंडेफिनिट देंगे? जी, उसमें चांसेस यही है कि 3 साल के बाद आपको और 3 साल का देंगे, चूँकि ऐसा कई सारे केसेस में हुआ है कि अब होम ऑफिस ने काफ़ी सारे केसेस रह गए हैं। जैसे कि अभी आपने प्रोग्राम में देखा होगा, 2-3 कॉल्स आ चुकी हैं ऑलरेडी, लोग लेगेसी के बारे में फ़िक्रमंद हैं कि जी हमारी एप्लीकेशन क्या-क्या हुआ। तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन जो स्टिल पेंडिंग है, होम ऑफिस वालों को एक-एक एप्लीकेशन को कंसीडर करके तो उसका डिसीजन करना पड़ता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है और प्रेशर ज़्यादा है कि जी केसेस के जल्दी फैसले करें। तो आजकल ये भी कर रहे हैं कि केस पढ़े बगैर ही और इमीडिएटली उसको 3 साल का स्टे दे देते हैं। तो कानून यही कहता है कि अगर किसी को डिस्क्रिप्शन नहीं मिले जो 3 साल की होती है, उसके 3 साल के बाद फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। जब 6 साल पूरे हों, फिर इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई आदमी इसको ज़रूर हाई कोर्ट में ले जाएगा, चैलेंज कर लेगा। हो सकता है विदिन 3 मंथ्स ही कोई कोर्ट का डिसीजन आ जाए, जिसकी रोशनी में शायद किसी को इंडेफिनिट स्टे मिल जाए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मलिक सर, ठीक है? जी ठीक है, फरमाइए। मलिक सर, मेरे एक सवाल है। मैं जो इस मुल्क में आया
2008 में। ठीक है, जो 2009 हो गया, मैं उस वक्त मेरा फिंगर बर्मिंघम ग्रीस में निकल आया। निकल आया। ठीक है, उस दिन चुप हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 2010 में मैं दोबारा चला गया, वकील के साथ बात किया। अच्छा, और उधर अभी 1 साल हो गया, सेल में जाएगा ना। अच्छा, और अभी तक मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। इसकी क्या है मेरा, अगर बताइए। तो ग्रीस में नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी डिफरेंट थी? ना, डिफरेंट नहीं, सेम है। सेम था। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो असाइलम का केस है तो ये एक डबलिन कन्वेंशन है, उसमें आप आते हैं। उसमें रूल्स यही कहता था कि अगर आप किसी एक यूरोपियन कंट्री में असाइलम क्लेम करें, वही जो कंट्री है वो आपके असाइलम का एप्लीकेशन का फैसला करेगा। उसको छोड़कर आप दूसरे कंट्री में या तीसरे कंट्री में नहीं जा सकते हैं। इस वजह से वही कि अगर आपने यहाँ पे असाइलम क्लेम किया था, आपके फिंगरप्रिंट्स किए, तो ये सारा जो यूरोप है ये अपना डेटा शेयर करते हैं। तो उन्होंने डेटा शेयर किया तो आपकी वहाँ से डिटेल निकला है कि आपने वहाँ पे असाइलम क्लेम की थी। बहरहाल अगर आपका केस पेंडिंग है तो इसका इंतजार करें क्या फैसला होता है। तो जो भी फैसला होता है, अगर आपके हक में नहीं होता तो आप इसको आगे कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरे बहन ने शादी की है इंग्लैंड में। ठीक है, जी मुझे लगता है शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी मलिक साहब। जी फरमाइए। जी मैं पूछना चाहती थी कि जिससे मेरे हस्बैंड काम कर दे रहे बट मैं काम नहीं करती। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਲਈ। ठीक, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? जी ताड़ी कॉल का शुक्रिया, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में प्रॉब्लम होगी कि परमानेंट सेटलमेंट मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसमें वो ये देखते हैं कि आप काम कर रहे हो या आपके हस्बैंड काम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं ले रहे हो, तो आप इस काबिल हों कि अपनी जो मदर इन लॉ या मदर है उनको यहाँ पे रख सकते हो। तो ये अगर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो फिर तो आप उनको बुला सकते हैं सेटलमेंट के लिए। तो अगर आप भी काम नहीं करती हैं, हस्बैंड भी काम नहीं करता, बेनिफिट्स के नहीं, ऊपर मेरे है, हस्बैंड काम कर रहे हैं। तो बेनिफिट्स के ऊपर नहीं है आप? नहीं, मेरे हस्बैंड परमानेंट फुल टाइम जॉब करते हैं। जस्ट हम जैसे चाइल्ड बेनिफिट एंड वर्किंग टैक्स क्रेडिट मुझे मिलता है, लेकिन मेरे हस्बैंड फुल टाइम जॉब करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया जी। तो जो वर्किंग टैक्स क्रेडिट है वो भी बेनिफिट्स की डेफिनेशन में आता है। तो अगर आप बेनिफिट्स कोई नहीं लेते हैं, अपने आप को अफोर्ड और मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, तो फिर आप अपनी मदर इन लॉ को भी बुला सकती हैं सेटलमेंट के लिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझसे बात करें, आप टीवी के ऊपर सुन रहे हैं। मलिक साहब, ये पता करना था कि जो बहुत सारे जो केस जो में जो जिनकी डिस्कशन हुई थी और वो गए हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए, कोई प्लीज अगर बताएं अगर किसी का कोई रिजल्ट निकला हो किसी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज का वेट है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में काफ़ी सारे केसेस हाईकोर्ट में गए, तो कई केसेस के जो ही हाईकोर्ट में गए तो हम अफसर ने उनको डिस्कशन लीव दे दी है। ऐसा एक नहीं, बेशुमार केसेस मैंने देखे हैं। तो खुद भी काफ़ी सारे केसेस हमने किए हैं कि जिसमें आप जुडिशियल रिव्यू में गए तो लेकिन उसमें जाते ही चूँकि होम ऑफिस को पता चल गया कि शायद केस ये जीत जाएंगे और होम ऑफिस वाले हार जाएंगे, तो इमीडिएटली उन्होंने लोगों को स्टे दे दिया। लेकिन एक जो बड़ा केस हमने चैलेंज किया हुआ है उसकी हियरिंग डेट आ गई है, मेरे ख्याल में जनवरी के फर्स्ट वीक की कोई डेट है। तो उसमें ये बड़ा केस है जिसको हमने यही चैलेंज किया हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने, एक लेगेसी फोरम की तरफ से है, तो उसकी जो हियरिंग होगी तो मेरे ख्याल में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है। वो जो लेगेसी फोरम की वेबसाइट है उसके ऊपर शायद उसकी डेट होगी। तो उस पर जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, तो बिल्कुल आप भी उस रोज़ हाई कोर्ट में चले जाए, वहाँ देखें कि क्या बात होती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ 8-9 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਲਈ? ठीक है, तारी कॉल का शुक्रिया। असल इसमें 5-6 वीक और लग जाएंगे इसका डिसीजन आने में। हुआ ये कि
वो लोग जिनके होम ऑफिस केसेस के फैसले नहीं कर सकें तो उनको एक्सटेंडेड लेटर सा उन्होंने भेज दिया है और अभी भेज रहे हैं। उनको यही कहते हैं कि जी आपका हमने डिसीजन तो कर लिया स्टे देने का, लेकिन कुछ सिक्योरिटी चेक्स वगैरह करेंगे, इसके बाद आपको स्टे लगा कर भेजेंगे। तो उसमें शायद महीना 2 महीने और लग जाएंगे, लेकिन अगर चिट्ठी आ गई है तो इसका मतलब है डेफिनेटली आपको स्टे मिल जाना है LIC में। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं यहाँ 11 साल से हूँ। ठीक है। अभी मेरा ह्यूमन राइट्स पे वो किया था तो रिफ्यूज होके वापस आया, तो वकील ने फिर मेरे को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है। अच्छा, तो अभी आपने क्या पता करना है? तो अभी क्या कोई चांसेस है या नहीं? 11 साल हो गया मेरा इधर। जी रिकंसिडरेशन में तो मुझे कोई चांस नहीं लगता, चूंकि जो अब होम ऑफिस डिसीजन करते हैं तो सारी चीज़ कंसीडर करके डिसीजन करते हैं। तो जब भी आपका फैसला आया है इसको इमीडिएटली आगे कोर्ट में ले जाएं। इसको लोअर कोर्ट में ले जाए या अगर तो आपको अपील का राइट मिला हुआ है तो फिर तो आप इसको फर्स्ट ट्राइब्यूनल में ले जाएंगे, लेकिन बाज़ औक़ात होम ऑफिस वाले ये करते हैं कि आपको अपील का राइट नहीं देते हैं। तो अगर आपको अपील का राइट नहीं दिया तो फिर इसको आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन अगर अपील का राइट मिला है तो इसको आप जो फर्स्ट ट्राइब्यूनल है उसमें ले जा सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली इसको कोर्ट में ले जाएँ, रिकंसिडरेशन के चक्कर में ना मारे जाएँ। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे यूके में कॉलेज में। तो मैं तो 2010 में और यहाँ से फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किया है और अभी मैं कर रहा हूँ मास्टर्स कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा वीज़ा ख़त्म होगा 25 फरवरी को 2012 और मेरा जो मास्टर्स कोर्स है ये ख़त्म होगा मार्च में, हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तो आपसे ये पूछना था कि अगर मेरी क्लासेस अभी सितंबर में स्टार्ट हो चुकी हैं और मुझे करना है एक्सटेंशन के लिए अप्लाई, ठीक, तो ये कोई इफेक्ट तो मुझ पे मतलब मेरे उस पे नहीं करेगा? वीजा रिफ्यूजल या इस पर कुछ होगा तो नहीं इसमें? नहीं, कोई नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपकी क्लासेस अब शुरू हो चुकी हैं, अभी आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, बिल्कुल आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। और जब आपको डिग्री मिल जाए, अगर आपका वीज़ा स्टिल वैलिड है तो आप एनी टाइम डिग्री मिलने के बाद, चूँकि अप्रैल में तो ये स्कीम ही खत्म हो रही है, आप पोस्ट स्टडी वर्क के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आप अभी भी अप्लीकेशन दे सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी I would like to say my sister got married in UK and she sent her paperwork for marriage visa to the Home Office and she hasn't received anything, but just only she had received a letter from Home Office to do the fingerprints, and she also done that and she sent the paperwork back, but she hasn't received anything else from that time. Could you tell me how long will it take? Okay, thank you for your call. Basically, it takes around 3 months time, 13 weeks for the Home Office to make a decision. And if she has already given fingerprints, so it means that any time you should get the result now from them. And maybe it will take few weeks more. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैंने 2008 में केस दिया था। अच्छा, तो फिर मैंने केस छोड़ दिया। फिर उन लोगों ने तकरीबन 1 साल बाद मुझे पकड़ लिया, मुझे डिपोर्ट सेंटर में लेके गया। फिर डिपोर्ट सेंटर से मुझे निकाल दिया। फिर डिपोर्ट सेंटर से मैं वापस आ गया तो मैंने एक सॉलिसिटर को अपना केस दिया। वो 1 साल हो गया। मैंने अपने केस के सारे प्रूफ जो है ना वो भी सेंड किया, मेरे सॉलिसिटर ने सब कुछ सेंड किया। अभी 1 साल हो गया। मेरा सॉलिसिटर कहता है कि मैंने सब कुछ सेंड किया है, ईमेल भी सेंड करा, वो वापस जवाब नहीं दे रहा है। अभी मैं क्या करूँ? जी आपकी कल का शुक्रिया। बस इसका यही करेंगे, इंतजार करें, देखें इसमें कितना फैसला कितनी देर लगती है, चूँकि बाज़ औक़ात ऐसे केसेस में काफ़ी देर भी लग जाती है। अगर तो आपका अप्लीकेशन करते वक्त वैलिड वीज़ा हो, यानी आपका वीज़ा है जो कि ख़त्म नहीं हुआ है और अप्लीकेशन करते हैं, फिर तो होम ऑफिस वाले 3 मंथ्स में इस केस का डिसीजन कर देते हैं। लेकिन अगर आप ओवरस्टेयर हूँ या अपने इलीगल तरीके से आए हों तो ऐसी सूरत में फिर वो केस का जल्दी फैसला नहीं करते हैं, बल्कि आपको एक लंबे क्यू से गुजरना पड़ता है। तो बहरहाल अगर आपने एप्लीकेशन कर रखी है, बस खामोशी से सब्र से उसका इंतजार करें, देखें क्या फ़ैसला होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी
लगता है ये कॉल ड्रॉप हो गई है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी हाँ जी, आपको पूछना था बेसिकली मेरे डैड ने अभी 6 मंथ्स हुए हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला यूके में। अच्छा। और उन्होंने मोटरवे पे कार चला रहे थे तो ही इज कॉट स्पीडिंग। तो उनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस था। तो बेसिकली अब पूछना था आपको कि ये मतलब ये कोई नेशनैलिटी में कोई अफेक्ट तो नहीं होगा? और उन्होंने कोर्ट में बुलाया है, अभी चिट्ठी नहीं आई है बट मतलब कोर्ट पे भी उन्होंने बुलाना है, जो पुलिस ने हमें बोला है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कोर्ट से उनको कोई जुर्माना वगैरह हो जाएगा तो अगर खाली वो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ड्राइव कर देते। हाँ, इनकी नेशनलिटी के ऊपर इसका असर पड़ेगा कि जो नेशनलिटी होती है वो अगर ऐसी कोई सज़ा मिल जाए तो फिर उसके 5 साल तक वो नेशनलिटी नहीं देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। मलक साहब, मैंने एक चीज का पूछना था। मैंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया था, अभी किया है, तो उसमें मैंने प्लेस ऑफ बर्थ चेंज करना था ना। अच्छा, तो प्लेस ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि काफी बंदों ने ट्राई किया है लेकिन हो गया है। तो मैं आपसे सिर्फ एडवाइस कर रहा हूँ कि हो जाएगा कि नहीं होगा प्लेस ऑफ बर्थ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। प्लेस ऑफ बर्थ कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर आपने खुद पहले दी थी कि मैं जैसे फ़र्ज़ करें आप लंदन में पैदा हुए तो कल आप नहीं कह सकते मैं बर्मिंघम में पैदा हुआ था। वो तो यही पूछते हैं कि आप अडल्ट हैं, अच्छे बड़े हैं, जो भी आपने प्लेस ऑफ बर्थ दिया। आमतौर पर इमिग्रेशन वाले वही रखते हैं। तो अगर कोई स्पेशल रीज़न, बहरहाल अगर कोई स्पेशल रीज़न हो आप हम आपको बता सकते हैं इसकी क्या वजह थी कि पहले आपने गलत क्यों दिया था। तो वो बहरहाल जो आप पहले ही देते हैं डेट ऑफ बर्थ वही आपके रिकॉर्ड, जो प्लेस ऑफ बर्थ है या डेट ऑफ बर्थ है वही आपके रिकॉर्ड में रहती है। अनलेस कि आप उनको एक्सप्लेन करें कि उसकी क्या वजह थी गलत डेट ऑफ बर्थ देने की, तो वो फिर उसका डिसीजन करेंगे। लेकिन आमतौर पर वही डेट ऑफ बर्थ रहती है, होम ऑफिस के रिकॉर्ड में रहती है, और प्लेस ऑफ बर्थ वही रहती है जो आप शुरू में उनको देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Dr. Malik, यस। I have 3 questions. I came to this country as a student in September 2002. Next year, September 2012, I will complete my 10 years. My problem is I am currently on HSMP Tier 1 General Visa. I fall short of 6 months for the 10 years. Would you advise that I get my extension for that period and then apply for ILR, long residency? Okay, so that's the only question? The next question is, since March 2005, I am claiming the tax credit and I got cancelled and repaired the total for this year. Will it make any difference that if I make my ILR? Okay, thank you for your call. Basically, number one, you are not allowed to get any benefits from the government, even not tax credit, because there is a stamp in your passport that you are not allowed to get any benefit. And if you are claiming still any benefits, so if immigration people find it out, they can cancel your visa. That's number one. And the second thing is, if there's any 6 months short, you have to basically extend your visa. If you are currently on Tier 1, so it means you need to extend your visa under Tier 1 General, and then once you complete 10 years, then you can make an application. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अच्छा मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन ये है जी कि मैंने 2008 में अप्लाई किया था HSMP अप्रूवल लेटर के लिए। अच्छा। तो उसके बाद 2009 में मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया है। उसमें उन्होंने मुझे वीज़ा लगा के दिया Tier 1 जनरल, क्योंकि मैंने पर अप्लाई किया था वो HSMP क्राइटेरिया था वो 2006 वाला जो था। अच्छा। में तो और मैंने जब अप्लाई किया तो फिर उन्होंने 1 साल बाद तकरीबन मेरा पासपोर्ट रिटेन रखा उन्होंने। तभी आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि अब मैं किस क्राइटेरिया में फॉल करता हूँ? मैं 2006 वाले क्राइटेरिया में फॉल करता हूँ, जब मेरा वीज़ा स्टैंप हुआ मैं उस क्राइटेरिया में फॉल करता हूँ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जिस डेट आपका वीज़ा स्टैंप हुआ वहाँ से आपका ये स्टेटस जो है चेंज होता है। पहले शायद आपका स्टूडेंट स्टेटस हुआ होगा, लेकिन जिस दिन से उन्हें नया आपको स्टैंप लगी है, लेके आया था वीज़ा में। जी हाँ, जिस दिन से वो आपका स्टैंप हुआ है वहाँ से कंसीडर किया जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो डॉक्टर मलिक। जी फरमाइए। हाँ, मेरा सवाल है कि मैं आई विल बी
66 next May. So do I have to take a test, or I don't have to take a test? No, there's no need to take any test, because if you are over 65, then you can apply for indefinite stay or apply for nationality without life in UK test. So there's no need for that. What if I haven't got? थैंक यू फॉर द कॉल। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं 2008 में आया हूँ। अच्छा। हेलो ठीक है। आज मैं 2002 में आया था के लेगेसी में मैं आ रहा हूँ नहीं आऊँगा मैं। दो बार हमारा लेटर आ चुका है कि 2011 तक वेट कर लो। आज तक कुछ मेरे कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरे बच्चे अभी आए 2009 में, उसका अभी रिफ्यूज किया उसने। मैं लेगेसी में आता हूँ नहीं आता हूँ, अभी लेगेसी आया तो नहीं है, प्लीज से बता देना प्लीज। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपने 2007 से पहले असाइलम क्लेम किया था तो फिर तो आप लेगेसी में आते हैं, तो फिर आपको लेगेसी में स्टे मिल जाना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि आपको चिट्ठी आ गई थी कि आपका केस का फैसला जुलाई 2011 तक करेंगे, इसका मतलब है कि आपका केस लेगेसी में कंसीडर किया जाता था। तो ज़्यादा मेरा आपको ये मशवरा है कि मेरा मशवरा यही है कि इसको लेगेसी में आप अपना केस जितना जल्दी हो सके पुश करें, तो वहाँ से अगर आपको स्टे मिल जाता है तो फिर आपकी बीवी और बच्चों के भी चांसेस हो सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। अच्छा, आप टीवी की आवाज थोड़ी सी कम कर दें। मैं सर 2006 में मैं इधर वर्क परमिट पे आया था, तो वर्क परमिट मेरा 1.5 साल का खत्म हो गया, फिर मैंने एक्सटेंड करवाया था, फिर मुझे 5.5 साल का मुझे वर्क परमिट मिल गया था। अच्छा, तो अब मैंने अपने बीवी बच्चे भी मंगवा लिए हैं, लेकिन मैंने उनका परमानेंट स्टे के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये लेकिन ये नहीं पता कि उस केस का क्या बनेगा या क्या नहीं बनेगा, तकरीबन कितना अरसा लग जाएगा परमानेंट स्टे लगने के लिए। और एक बात ये करनी है कि मैंने 2 महीने पहले मेरे जो फैक्ट्री उन्होंने नाम चेंज किया था फैक्ट्री का, और उन्होंने मुझे नए कंपनी में स्वैप कर लिया है। अब ये बताएं कि मेरे लिए वो प्रॉब्लम तो नहीं बनेगी, और कितना टाइम लगेगा मेरी परमानेंट स्टे के लिए। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें डिपेंड है कि वर्क परमिट के ऊपर जो आए हों तो वो अगर 5 साल यूके में पूरे कर लें और 5 साल के P60 उनके पास हों तो अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट स्टे के लिए। तो अब पता नहीं कि आपका जो पहला वर्क परमिट था वो ख़त्म हुआ, दरमियान में फिर गैप क्यों हुआ, फिर जब दूसरा हुआ। बहरहाल इन ब्रीफ ये है कि जब आपको 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने के जो नए एम्प्लॉयर उसने चेंज करके नई कंपनी में आपको ट्रांसफ़र कर दिया तो ये अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए था। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ ही टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा। ब्रेक के उस पार चंद ही मिनट में आपसे फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन हम कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पे मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है शायद ये कॉलर वेट करके जा चुके हैं। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं 2006 में आया था, तो मैंने सालम किया था। अच्छा, तो सालम मेरा रिफ्यूज हो गया है। ठीक है। तो अभी वकील ने मेरा लेगसी में केस डाला हुआ है। ठीक है। तो तकरीबन 5 महीने हुए हैं लेगसी में डाला हुआ है। अच्छा, तो अभी तक कुछ उन्होंने होम ऑफिस वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो इसका क्या करना चाहिए, क्या होगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप भी बिल्कुल उन लोगों में से हैं जो लेगेसी में आते हैं। तो अगर 2006 में आपने अप्लाई किया था तो डेफिनेटली आप लेगेसी में हैं। तो अगर वकील ने अप्लाई कर दिया तो बस यही है कि इसका इंतजार करें, लेकिन होम ऑफिस को आप पुश कर सकते हैं, खुद भी चिट्ठी लिख सकते हैं, वकील के थ्रू भी उनको चेज कर सकते हैं, या फिर MP के थ्रू भी उनको आप ख़त लिखवा सकते हैं। तो बहरहाल होम ऑफिस को चेज करते रहें तो मुझे लगता है कि 2-3 महीनों के अंदर अंदर आपका स्टे लग जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो गई है। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो जी फरमाइए। मलिक साहब मुझे 11 साल हो गए। अच्छा, तो अभी तक मैंने कोई अप्लाई नहीं किया है, तो कुछ मैं अप्लाई कर सकता हूँ?
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल आपने गलती की, आपने बहुत पहले अप्लाई कर देना चाहिए था। इन 11 साल में तो 2 स्कीम्स निकल चुकी हैं जो इलीगल को लीगल करने की, तो अगर आपने 11 साल पहले आए थे उस वक्त अप्लाई करते, बहुत पहले आपका स्टे हो गया होता। ज़्यादा बेहतर अब भी किसी अच्छे वकील को जाकर मिले, उनको पूरी बात बताएं ताकि आपको एडवाइस कर सकें कि आप अभी किसी कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। जी मलिक साहब, मैं ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने 2000 में ये यूके में आया था, उधर ही असलम किया है। अच्छा। 2001 में मेरे को रेफ्यूजी स्टेटस में वो लोग ने 5 साल का स्टेटस दिया था। ठीक है जी। मेरा सवाल ये है, मेरा वाइफ को ना मैं वो फैमिली वीजा में स्पॉन्सर किया था। अच्छा। उसी ने अभी इधर ही आया है, फिर उसको प्रेग्नेंट हो गया था। अच्छा। मैंने वो होम ऑफिस में उसका वीजा का एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था। अभी 4 महीना हो गया, अभी तक नहीं आया। मैं क्या पूछना चाह रहा है बोले से, अभी उसका उससे स्पाउस वीजा अप्लाई कर सकता है? क्या अप्लाई कर सकता है? स्पाउस वीजा। तो आपने क्यों कौन सा वीजा अप्लाई किया हुआ है? उसका विजिटर वीजा में आया था ना, वो 6 महीना रन आउट हो गया, वो नियरली रन आउट हो। ठीक है, मैं समझ गया। जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में जो विजिटर्स आते हैं तो इन्होंने एक स्पेशल कानून बनाया था कि जो विजिटर्स हैं शादी की बुनियाद पे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पहले ऐसा पॉसिबल था कि विजिटर आते थे 6 महीने के अंदर शादी करके अप्लाई करते थे, लेकिन एक स्पेशल रूल बनाया गया है कि जो विजिटर्स होते हैं वो यहाँ से शादी करके अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहरहाल आपके अपने शायद कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील के पास जाएँ, उन्हें पूरी बात बताएं और उनसे एडवाइस लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो डॉक्टर साहब मलिक। जी फरमाइए। Hello, I was just asking, I came to the UK under a TRI-2 visa in 2008. So, is it something that I can apply for a permanent visa? How can I apply and what are the requirements? I haven't been seeking any kind of assistance or public funds from. Okay, thank you for your call. Basically, if you are here under Tier 2 visa and came 2008, so it means that if you still continue working and complete 5 years under work permit, then you will be able to apply for indefinite stay. So currently you are not allowed to get any benefits because there is a stamp on your passport that you are not allowed to get any benefits. Once you complete 5 years in the UK, then you can make an application for indefinite stay. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो मलिक जी, मैं पूछना सी जिदा मैं जिदा स्पाउस वीजा सी मेरे को, ठीक है, एंड ते मैं हुण इंडेफिनेटली अप्लाई करना सी। अच्छा। एंड मेरे जिदा 1 साल पहला जिदा स्पीडिंग च 6 पॉइंट मिल गए सी। अच्छा। ते मैं पता करना सी भी किदा मैं ओदे नाल कोई प्रॉब्लम तो ना होगी? जी कॉल का शुक्रिया। आप ऐसा करें कि अप्लाई कर दें, लेकिन उसमें डिक्लेयर ज़रूर कर दें कि जो जो हुआ था वो डिक्लेयर कर दें, तो आपको इंडेफिनिट स्टे पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे उस पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन इंडेफिनिट स्टे पे असर नहीं पड़ना चाहिए। तो आप अप्लाई करते वक्त इसको डिक्लेयर ज़रूर कर देना है। नहीं, उनको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है क्योंकि उनको पता चल जाता है। अगर आप ना भी डिक्लेयर करें, कई लोग होते हैं वो होशियार होते हैं, समझते हैं कि जी हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो फिर आपकी एप्लीकेशन डिसेप्शन पे रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया, अपने बात छुपाने की कोशिश किया। उसको फिर कोर्ट से भी कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं इस कंट्री में 2005 में आया था। ठीक है। एज अ स्टूडेंट मैंने यहाँ से मास्टर्स किया है और मेरा PSW मुझे इशू हुआ था मार्च 2011 में। ठीक है, तो मेरा जो PSW वो एक्सपायर हो रहा है मार्च 2013 में, और जब मेरा PSW जब एक्सपायर हो रहा है ना तो मुझे 8 साल यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आया कि अभी तक इनकी ये पॉलिसी है कि अगर आप 10 साल लीगल स्टेटस के ऊपर इस कंट्री में गुजारते हैं तो आपका इंडेफिनेट लग जाता है, और मेरा जो टाइम पीरियड है वो 8 साल का तो लीगल हो रहा है, तो मुझे 2 साल के लिए आया कि स्टूडेंट कैटेगरी में वापस जाना पड़ेगा या PSW को कन्वर्ट करना पड़ेगा HSNP या समथिंग लाइक दैट? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि हाँ इस अभी भी वो रूल मौजूद है, अभी चलेगा कि जब आप 10 साल लीगली यूके में रहना मुकम्मल कर लें तो फिर आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 8 साल के बाद आप वापस आपके सामने ऑप्शन ही है, एक तो ये है कि आप Tier 2 पे जा सकते हैं जो कि वर्क परमिट है, या फिर अगर आप Tier 4 पे जो कि स्टूडेंट है इस पर वापस चेंज करके भी जा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ जो है वो फ्रेंच नेशनल है। अच्छा। तो वो जो है ना वो अंडर 18 है, 17 ईयर ओल्ड है। अच्छा। तो हम ऐसे दोनों पाकिस्तानी हैं, तो क्या कोई ऐसा यूरोपियन के लिए लॉ है कि मैं उसके साथ अभी से स्पाउस वीजा जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ, या कुछ और ऐसा कर सकता हूँ कि जिससे, जैसे मैं स्टूडेंट बेस पे हूँ इधर, कि मेरा स्टूडेंट वीजा जो है वो खत्म हो जाए। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। 17 साल में एक है कि 17 साल में कि अगर वो लड़की पेरेंट्स की रजामंदी से शादी करना चाहे फिर तो वो शादी कर सकती है। तो अप्लाई के लिए इमिग्रेशन वालों ने 18 ईयर से ऊपर की रखी है, लेकिन बहरहाल अगर उसकी शादी आपसे हो जाती है और वो यूरोपियन सिटीजन है और यहाँ पे काम करती है तो आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। सर, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं डिपेंडेंट वीजे पर यहाँ आया था इंग्लैंड में। ठीक है। तो मैंने प्रोविजन लाइसेंस के लिए अपना पासपोर्ट भेजा था। अच्छा। तो उन्होंने लॉस कर दिया। अभी मुझे मेरा पासपोर्ट बनकर आ गया है इंडियन नेशनलिटी पर। तो मैं अप्लाई करना है दोबारा स्टैंप के लिए, तो मुझे क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। उसमें वही या तो पुराने पासपोर्ट की जो फोटो कापी वगैरह वो साथ लगाकर तो अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेल में अप्लाई करेंगे आपसे 216 पाउंड लेंगे स्टिकर लगाने के। तो अगर बाई हैंड जाकर करना चाहें फिर उसकी फ़ीस 648 है, तो इसके ऊपर आपने दोबारा स्टैंप करवाना पड़ेगी। या फिर अगर ट्रैवल वगैरह नहीं करना है तो फिर वेट करें, जब इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करना चाहें उसी वक्त भेज दें, फिर आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा इन चीज़ों का। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। जी जी ਅਸੀਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਬੱਚਾ ਬੋਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪलाई ਕੀਤਾ ਸੀ? हाँ जी, आई डोंट नो किस बेस पे उन्हें किया सी अप्लाई किया, पर उन्हें तो कोई रिप्लाई नहीं आया सानू। जी, आपके कॉल का शुक्रिया। असल में जब भी आप कोई एप्लीकेशन करते हैं उसके लिए फॉर्म कंप्लीट करना पड़ता है और साथ फ़ी भरना पड़ती है, और जब अप्लाई करें तो विद इन वीक और 10 डेज़ में ज़रूर आपकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। तो मुझे लगता है दरमियान में कोई गड़बड़ है, तो ज़्यादा बेहतर है अगर आपका वकील वाकई सॉलिसिटर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसे जाकर चेक कर लें कि क्या वजह है। दूसरी बात, इतनी ज़्यादा देर केस में नहीं लगती थी, आपके केस का कोई ना कोई डिसीजन हो जाना चाहिए था। तो पहले आप पहले केस का पता करें उसका क्या हुआ, फिर अगले का सोचें कि क्या कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, आपसे ये पूछना था, मैं अगस्त 2006 में यहाँ आया था। अच्छा। वर्क परमिट में। अच्छा। एंड अगस्त 2010 में मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया और किसी वजह की से वो रिन्यू नहीं हो सका उस कंपनी से, बिकॉज वो कंपनी बंद हो चुकी थी। लेकिन मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, वो 1 साल बाद यहाँ पर आए थे और सिंस उस टाइम से अब तक वो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो अब तकरीबन हम लोगों ने 5 साल यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, बट लेकिन स्टेटस ठीक जी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ऐसा ही केस कोर्ट ऑफ अपील में जा रहा है बहुत जल्दी, मेरे ख्याल में नेक्स्ट फ्यू वीक्स में उसमें वो डिसीजन करेंगे। तो उसमें हमारा वर्जन यही है कि अगर कोई आदमी यूके में एंटर हुआ वर्क परमिट के ऊपर, भले वो काम करे उसी एम्प्लॉयर के साथ या ना, या उससे काम छूट जाता है, चूँकि चीज़ें उसकी कंट्रोल में नहीं होती हैं, लिहाजा उसको स्टे मिल जाना चाहिए 5 साल पूरे करने पर। ये केस किया हुआ है जिसकी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हेयरिंग होने वाली है। तो आप अगर ये दिसंबर के एंड में मुझसे चेक कर लें, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या कर सकते हैं। फिलहाल आप जो फैमिली है ये आप डिस्कशन लीव के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है किसी वकील की सारी बातें दिखाकर एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पार फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पे मुनक़ता हुआ था। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दें। हाँ जी डॉक्टर साहब, अपना मेरे 2 क्वेश्चन है। अच्छा। एक ये है कि मैंने अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करनी है और मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इंडेफिनेट मेरे लगे हुए को 1.5 साल हो गया है। अच्छा।
और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा भाई है, उसको 13.5 साल हो गए हैं। ठीक। और मेरी भाभी है, उसको 8 साल हो गए हैं। उनका केस ऑलरेडी लेगेसी में किया हुआ है और लिवरपूल में भी गए, उन्होंने अपने फोटो भी दिए हैं और अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो प्लीज हमें ये बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके केस का ताल्लुक है, आपको सिर्फ लाइफ इन यूके की ज़रूरत पड़ेगी और पुराने पासपोर्ट्स जो कि ये जाहिर करें कि आप यहाँ 5 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये हैं तो नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रहे हैं। जहाँ तक आपके भाई का ताल्लुक है, तो लेगेसी में जैसा कि पहले भी प्रोग्राम में जिक्र होता रहा है कि काफ़ी सारे केसेस जो अभी पेंडिंग है, तकरीबन 15,000 के लगभग केसेस ऐसे हैं जिनके केस अभी तक डिसीजन नहीं हुए हैं। तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट 2 या 3 महीने में इनके फैसले हो जाएं। तो ज़्यादा बेहतर है जैसे इंतजार करें, देखें क्या होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने सवाल पूछना था। मुझे लेगेसी में स्टे मिली थी। अभी मैंने 7 महीने हो गए हैं, मैंने वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए भेजा हुआ है। अच्छा। कि मेरी वो लोगों ने फीस भी ले ली हुई, सब कुछ ले ली हुई है। अच्छा। कि मुझे अभी तक जवाब नहीं आया। वकील को मैंने पूछा है, वो बोलता है जी तुम्हारी इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी 7 महीने हो गए, मुझे जवाब नहीं आया। ठीक जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जवाब तो आ गया होगा, एक रसीद भेज देते हैं जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं। आमतौर पर जो नेशनलिटी की एप्लीकेशन से इनके डिसीजन 2 से 3 महीने में हो जाते हैं। नहीं, मैंने ब्रिटिश पास। जी हाँ, अच्छा, पासपोर्ट के लिए अगर आपकी नेशनलिटी हो गई थी तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, तो पासपोर्ट में बात का थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर उनको फ़ोन करके पता करें, चूँकि काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे बात का ट्रैवल करते हैं और डिफरेंट पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करते हैं। बात का काफ़ी सारी शिकायत भी हो जाती हैं। बहरहाल कोई मसला गड़बड़ कहीं ना कहीं पे आए तो ज़्यादा बेहतर अपने वकील को कहें वो, या आप खुद इमिग्रेशन वालों को कॉन्टैक्ट करें, पासपोर्ट वालों के, मेरा पासपोर्ट क्यों इशू नहीं हो रहा है। तो बहरहाल अगर आप चाहते हैं इस केस को आप हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट से जब हाई कोर्ट में जाते हैं कि ऐसे किसी केस को ले जाकर कि मुझे पासपोर्ट इशू नहीं हो रहा है, जल्दी नहीं हो रहा है, तो जो पासपोर्ट ऑफिस वाले वो इमीडिएटली पासपोर्ट इशू कर देते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं 2000 से इधर हूँ, विजिटर वीजा पे बैठा हुआ था। उसके बाद मैंने अपना एप्लीकेशन की थी ह्यूमन राइट्स के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने 2009 में मुझे कंफर्म किया था टेलीफोन पे कि मुझे उन्होंने लेगेसी के अंदर मेरा केस फॉल करता है, वेट करें। मैंने रिसेंटली इनके साथ लिवरपूल में कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा आपका केस इधर मौजूद नहीं है। तो मैंने अभी आपके टेलीविजन में सुना कि आपने फॉरम की जो केस की हियरिंग डेट आ गई है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ कि वहाँ पे आके मैं अटेंड कर सकता हूँ? और दूसरा कुछ बताइए कि अगर लिवरपूल वालों ने कहा कि मेरा केस नहीं है उनके पास, तो मेरा केस फिर किधर है? जी, आपके कॉल का शुक्रिया। आप पता नहीं आपके सर्कमस्टांसेस क्या है। अगर तो आपने असाइलम क्लेम किया था और 2007 से पहले असाइलम क्लेम किया था, फिर तो आप लेगेसी में आते हैं, फिर को आपको लेगेसी में स्टे मिल जाना चाहिए। तो अगर ये सिचुएशन नहीं है, आप फेल्ड असाइलम सीकर नहीं है, तो फिर ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आप लेगेसी में आएँ। जहाँ तक लेगेसी फोरम का तल्लक है, उनका जो केस की हेयरिंग है, तो मैं अगले वीकेंड को अगर आप प्रोग्राम देखें तो आपको डेट बता दूंगा। तो ये ओपन कोर्ट है, हाई कोर्ट में उस दिन कोई भी जा सकता है। और जितने लोग फोरम में हैं, तो मैं सबको कहूँगा जितने ज़्यादा लोग जाएँ इतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जाकर अटेंड करेंगे हेयरिंग और देखेंगे वहाँ जजेस क्या कमेंट्स देते हैं हाई कोर्ट में। तो मैं अगले वीकेंड पे ये जो प्रोग्राम होगा अगले संडे को, उसमें डेट पे आपको बता दूंगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि हम लोग 2008 में आए थे यहाँ पे और जनवरी के अंदर, और उसके बाद मेरी एक बेटी है यहाँ पर जो पैदा हुई है, जिसको तकरीबन 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर, और मेरी वाइफ ने यहाँ पर एजुकेशन ली है। 2008 में ही हमने असाइलम किया था। अच्छा। मेरी वाइफ ने यहाँ पर एजुकेशन ली है, उसमें NVQ लेवल 3 किया है, हेयर एंड ब्यूटी के अंदर दोनों में। ठीक। तो हमारा जो केस था रिफ्यूज हो गया था तकरीबन 2009 के अंदर। तो अब हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में, कुछ आगे क्या कर सकते हैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जी, मैं समझ गया आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें 2009 में ही आपने आगे कुछ कर लेना चाहिए था। अगर रिफ्यूज हो गया था, अगर आपको अपील का राइट नहीं मिला था, तो आप इसको आगे कोर्ट वगैरह में ले जाते। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, किसी अच्छे वकील के पास ले जाएं, उनको सारे पेपर दिखाएं कि आपने क्या केस किया था 2009 में और क्यों रिफ्यूज हुआ, तो अब आपके लिए कोई और गुंजाइश है या नहीं। तो कोई वकील सारे पेपर देखकर ही आपको एडवाइस दे सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मेरा एक सवाल है, बल्कि 2 सवाल हैं छोटे से। मेरा भाई है, वो 4 साल वर्क परमिट पे आया था इधर। अच्छा। फिर हमने एक्सटेंशन जब अप्लाई की तो हमारा केस रिफ्यूज हो गया, तकरीबन 1 साल केस चला। अच्छा। और जब हमने कोर्ट से विन किया तो हमें 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई। ठीक है। अच्छा, वो जो 1 साल कोर्ट में लगा ना, वो हम जॉब नहीं कर सके,
तो अभी जो है ना वो हम जॉब कर रहे हैं, तो उसको जॉब में जो तकरीबन दूसरे लफ्ज़ों में वो 6ठा साल जा रहा है, तो उसमें भी 8 माह गुजर चुके हैं। तो अभी हम परमानेंट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कि हमें 1 साल और पूरा करना चाहिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपका पीरियड है वो अब उसमें आप नहीं आते हैं। आप पेपर मैंने देखे नहीं है, लेकिन अगर आपको डिस्कशन लीव मिली थी, इसका मतलब है जो अभी आप जॉब करते हैं ये वर्क परमिट में नहीं आती है। तो उसमें कानून में ये है कि आप वर्क परमिट के ऊपर आपने 5 साल पूरे कर लिए हों। तो अगर आपको डिस्कशन लीव मिली है 3 साल की, तो ये डिस्कशन लीव का अलग कानून है, जिसमें यह है कि जब से डिस्कशन लीव मिले उसके ऊपर 6 साल पूरे कर लें, फिर इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करें। बहरहाल ज़्यादा बेहतर आपके लिए यह है कि सारे पेपर उठाएँ और किसी वकील को जाकर दिखाएँ और उनसे एडवाइस ले लें, देखें कि आप उस कैटेगरी किस कैटेगरी में फाल होते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी यहाँ पर शादी हुई है और मुझे इंडेफिनिट भी मिल गया है, पर मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और मैं अभी पूछना है कि अभी क्या कर सकते हैं इसके आगे के ब्रिटिश के लिए कितनी देर में अप्लाई कर सकते हैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप अपना पासपोर्ट ना भी रिन्यू कराना चाहें तो भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आपको अब डिपेंड है कि आपकी शादी किस आदमी से हुई है। अगर जिस आदमी से हुई थी वो ब्रिटिश नेशनल है तो फिर आप जी, वो तो ब्रिटिश है। हाँ ठीक है, फिर आप 3 ईयर्स रेजिडेंटशिप के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं एनी टाइम। जब आपको यूके में अगर 3 साल पूरे हो चुके हैं लीगल रहते वक्त, तो आप एनी टाइम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर 3 साल पूरे नहीं हुए हैं तो फिर 3 साल पूरे होने के ऊपर आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए पुराना पासपोर्ट ही भेजना पड़ेगा जो कि एक्सपायर्ड है। अगर नया आप नहीं बनवाती हैं तब भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मलिक साहब जी। मैं 2005 में आया था 2 साल के वर्क परमिट पे, वो 2007 में एक्सपायर हो गया था। उसके बाद मैंने 2010 में मैरिज के लिए एप्लीकेशन डाली थी, वो उन्होंने मेरे को मैरिज की परमिशन दे दी और इस साल 2011 में मई में मैरिज होगी। उसके बाद वीजे के लिए भेज दिया उन्होंने, अगस्त में मेरे बायोमेट्रिक भी कर ले। उन्होंने तब बोला था 2 और 4 वीक डिसीजन देंगे, पर अभी तक नहीं आया। 3-4 महीने हो गए। चलो मैं समझ गया। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप उसका इंतजार करें, देखें क्या फैसला होता है। जो भी आपको फैसला करेंगे, अगर किसी वजह से ना होता है तो आप उसको आगे कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे। तो बहरहाल आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, इंतजार करें। इसमें जितनी ज़्यादा देर लगे इतना ज़्यादा अच्छा। जब आपकी बारी है उस वक्त आपके केस का डिसीजन कर देंगे। नाज़रीन, आज की मुलाकात बस इतनी है। 1 घंटे का वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया। जितनी ज़्यादा कॉल्स ले सकता था मैं ली, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे नाज़रीन हैं जिनकी कॉल्स नहीं ले सका या नहीं मिल सकी। चूँकि इसकी वजह कि ये भी होती है कि आप बहुत ज़्यादा तादाद में कॉल्स आती हैं, लेकिन हमारी भी कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा कॉल ले सकें लें। तो फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिली तो अगले संडे की सह पर इसी वक्त यहीं पे मैं मौजूद होऊंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।